हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आओ पढ़ाई करें। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे करने वाले हैं। आज हम लोग व्हाट इज द मास ऑफ एटम एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड हाउ शुड वी राइट द केमिकल फॉर्मूला, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस नोटबुक्स उठाइए, आज की डेट डालिए और लिखिए चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो भाई आज जो टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं उनका नाम है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, आयंस और हम जानेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, जिसके आगे दो सब पार्ट्स हैं वैलेंसी एंड रूल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। व्हाट इज एटॉमिक मास? तो ये कंसेप्ट भी सबसे पहली बार जो दिया गया था वो हमारे डाल्टन अंकल के द्वारा ही था। डाल्टन अंकल ने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था कि जो हर एलिमेंट है, जो हर एक एलिमेंट है उसके अंदर एटम्स हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि उस एटम का मास भी है कुछ अमाउंट ऑफ मिलीग्राम, मतलब कि काफ़ी हल्का है वो, बट उसका मास जरूर है। तो डाल्टन अंकल ने कहा कि डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन वॉज फर्स्ट टू प्रपोज the idea of atomic mass। तो सबसे पहले डाल्टन अंकल ने कहा, और उस समय जो एटॉमिक मास को नापने की यूनिट, जैसे कि हम पानी को नापते हैं, पानी होता है लीटर में, हमारा आटा जो आता है घर में वो होता है केजी में, और ऐसे ही सारे यूनिट्स हैं सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मीटर लेंथ के लिए। वैसे ही एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट दी गई वो सबसे पहले दी गई थी, उसका नाम था AMU, दैट स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जैसे कि हमने अब तक जाना कि कुछ भी जो पहले प्रपोज किया गया था उसको बाद में चेंज कर दिया गया। बाय विच बॉडी? जी, आयुपैक। आयुपैक ने बाद में उसकी यूनिट को हटा के एटॉमिक मास की जगह कर दिया U, दैट स्टैंड्स फॉर U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो अब हम AMU की जगह सिर्फ U यूज करते हैं, दैट मीन्स यूनिफाइड मास। तो अब सवाल उठता है कि हमने कैलकुलेट कैसे किया कि एक एलिमेंट का जो मास है वो कितना है, हमें कैसे पता चला। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड निकाला कि मतलब इस प्रोसेस के द्वारा या इस पर्टिकुलर मेथड के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मेथड क्या था कि ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, है सिंपल सी बट समझने वाली बात है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 the mass of one atom of carbon 12। तो डिफाइन तो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले सवाल आता है कि कार्बन 12 क्या है। कार्बन 12 कुछ नहीं है, एक एलिमेंट है। इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसके मास को हमें किसी तरीके से कार्बन 12 का जो है वो मास चल गया पता, तो हमने इसके मास को स्टैंडर्ड मान लिया। मान लीजिए कार्बन 12 का जो मास है वो है 12 kg। तो इस डिफाइन के हिसाब से ये बात बनती है कि किसी भी एटम का जो मास है वो एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि जो 1 kg है ना, हमने वो मान लिया है कि 1/12 ऑफ दिस है। समझ नहीं पाएंगे आप इससे कि आप इसको मान लीजिए कि कार्बन 12 का जो वेट है 12 kg है, ठीक है। तो कार्बन 12 का 1/12 कितना होगा, इज इक्वल टू 1 kg। तो हमने स्टैंडर्ड कर लिया कि कार्बन 12 से अगर कोई चीज ज़्यादा भारी है तो वो कितना भारी है, हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कि कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12वां हिस्सा जो है 1 एटॉमिक मास, उसको हमने 1 kg मान लिया। हमने किसको 1 kg मान लिया, जो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, मतलब कि कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, 1/12 मतलब वही होता है डिवाइडेड बाय 12। जितना मास इसका कार्बन 12 का डिवाइडेड बाय 12, उसको हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया। उसको हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने मान लिया। इसका मतलब ये बनता है कि हमने उसको ये मान लिया कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है। मतलब कि 1 + 1 + 1 टिल जब हम 12th पोजीशन तक पहुंच जाएंगे +1 इज इक्वल्स टू 12। आप ये इसको एक स्टैंडर्ड मान लीजिए कि उसका वेट 12 है, कार्बन 12 का वेट 12 है, इसलिए वो 12 बन जाता है। कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि हमने कार्बन 12 का 1/12 ले लिया। तो इसी तरीके से ये तो हमने सिर्फ ये मानना कि एक एटम जो है उसका वेट हमने कार्बन 12 का 1/12 कर दिया।
अब एक एलिमेंट के अंदर एक एटम तो होता नहीं, उसके अंदर होते हैं बहुत सारे एटम। तो हमने इसके लिए जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो भी हमने इसी हिसाब से निकाल दिया। तो हमने डिफाइन दी कि रिलेटिव एटॉमिक masses of element have been found with respect to atom of C12 C12 कर लीजिए या कार्बन 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में फाइंड आउट किए जाते हैं कि हम नंबर ऑफ एटम उसमें ढूंढ लेते हैं। तो हम कार्बन 12 के साथ में हम उसको यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल जो मास है वो उस एलिमेंट का कितना आएगा। तो ये है एटॉमिक मास। इसकी जो डिफाइन है वो आप ये लिखेंगे, अगर आपको पूछा जाएगी व्हाट इज एटॉमिक मास, तो आप ये लिखेंगे कि द वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। बस ये डिफाइन लिखेंगे। इसके बाद आता है कि जो एटम है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, कि हाउ एटम एग्जिस्ट्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस कुछ नहीं है, मतलब फ्रीली एग्जिस्ट ना करने का इसका बेसिकली मतलब यही है कि जो एक एटम है वो कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो जुड़ के रहता है, वो साथ में जुड़ता है दूसरे एटम के। या तो वो अपने जैसे ही एटम से जुड़ेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो बना देगा एक मॉलिक्यूल। इस कंबाइन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। या फिर वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मिला के, 3 ऑक्सीजन मिला के या 4 ऑक्सीजन मिला के, कुछ भी करके वो एक फॉर्म कर देता है आयन। इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या फिर बहुत सारे जब आयन मिल जाते हैं तो बन जाता है मैटर। वो मैटर जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भी ही होते हैं, अब मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा कि नोबल गैसेस क्या है। तो एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वो फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स या फिर वो फॉर्म करता है आयंस, जो कि आगे मॉलिक्यूल्स और आयंस आगे, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं, तो वो एक बन जाता है मैटर। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, आयंस टुगेदर या फिर मॉलिक्यूल जब खुल के जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो मिलने के बाद फॉर्म करते हैं मैटर। तो एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम से आयंस ही बनते हैं। जब ये दोनों में से कुछ बन जाता है, उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो उससे मैटर बनता है। तो अब आता है सवाल कि हमारा कि मॉलिक्यूल्स क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो इसकी डिफाइन लिख लीजिए कि मॉलिक्यूल इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, दैट आर केमिकली मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस से केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अ मॉलिक्यूल इज केपेबल टू एग्जिस्ट फ्रीली। तो जैसा कि हमने एटम के अंदर पढ़ा, हमने ये जाना कि जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का कुछ अलग केस है, वो हम आपको बताएंगे। वैसे ही जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे मॉलिक्यूल कैसे फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है? अब आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो O2 है। O2 इज नॉट एन एटम, O2 इज अ मॉलिक्यूल। O2 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। 2 ऑक्सीजन एटम्स ने मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाया। OO 2 ऑक्सीजन के एटम्स, और उन्होंने मिलकर बनाया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करती है, ऐसे। और जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो 2 तरीके से फॉर्म होते हैं, मतलब 2 तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो विद सिमिलर एटम्स या फिर डिसिमिलर एटम्स। मतलब कि सिमिलर एटम्स में आ जाएगा आपका O2 S8 ऐसे, जिसमें इसकी सेम जो है हमारा एटम थ्रू आउट यूज हुआ है, सेम एटम।
और हमारा डिसिमिलर के अंदर आता है H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, 1 ऑक्सीजन का एटम हो गया। तो ये मिलके बना हमारा ये भी मॉलिक्यूल है, बट इसके अंदर जो एटम्स है वो डिसिमिलर है। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एटम बाय सेम एलिमेंट, मतलब कि जो मैं आपको डिफाइन करता हूं इसकी कि मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो सेम एटम से मिलके बने वो तो ये हो गया O2 ऐसे हो गए, जो डिफरेंट से मिलके बने H2O, HCl, H2SO4, ये देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 उसका सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के एटम, ये होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट हमारे एटम्स यूज होते हैं। इसके अंदर सेम एटम यूज हुए, दो एटम ने मिलकर ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। 1 एटम ऑक्सीजन का, 2 एटम हाइड्रोजन ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाया, वाटर का मॉलिक्यूल। H2O का जो मॉलिक्यूल है उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन जब H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तब आपको जो आपका वाटर है ना, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर, वो मिलती है। तो अगला सवाल इससे ये आता है कि हम कैसे बता सकते हैं कि एक एटम जो है मतलब उससे कितने कनेक्ट हो रखे हैं। एक टर्म है इसके अंदर, वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में एलिमेंट या कंपाउंड, is called atomicity। मतलब कि द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उन्होंने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है, मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट है या कंपाउंड है। एलिमेंट है मतलब कि एक सिंगल मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट बनाया हुआ है, Cl होगा, H होगा, हाइड्रोजन हो गया, फिर एक कंपाउंड बनाया हुआ है, कंपाउंड यानी H2O वगैरह, ठीक है। इस कॉल्ड एटॉमिसिटी। इसके लिए मतलब कि डिफाइन तो ये हो गया। इसलिए एग्जांपल के लिए मैं कह देता हूँ, एलिमेंट जो है हमारा वो हो गया ओजोन समझते हैं। ओजोन लेयर जो है हमारी, ओजोन लेयर कह लीजिए, इसमें ओजोन कह लीजिए। उसके बाद हमारा फॉस्फोरस भी हमारा एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है P। बट जो फॉस्फोरस है वो P की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो बताते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट, ओजोन लेयर, फॉस्फोरस और कह लीजिए एक सल्फर ले लीजिए, सल्फर। फॉर्मूला और एटॉमिसिटी जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, वैसे ही सेम वही बनाऊंगा, बस थोड़ा एक लिखने के लिए हो जाता है कि ओजोन लेयर जो है उसका फॉर्मूला होता है O3 मतलब कि 3 ऑक्सीजन के जब एटम मिलते हैं, ऑक्सीजन के एटम मिलके O3 मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो होती है ओजोन लेयर। फॉस्फोरस P4, 4 एटम फॉस्फोरस के मिलके एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन ये एग्जिस्ट ही, जो फॉस्फोरस है और जो ओजोन है वो एग्जिस्ट ही इसी फॉर्म में करते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये फॉस्फोरस नहीं रह जाएगा, कुछ और मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे कि अगर आप O3 को ब्रेक करेंगे तो वो बन जाएगा, एक मिनट यहाँ दिखाता हूँ। तो अगर आप O3 को आप ब्रेक करेंगे तो वो एक O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा और एक ऑक्सीजन बन जाएगा, कोमा। तो जो ऑक्सीजन होगी वो चार्ज कैरी करेगी इसके अंदर, वो आगे आएगा, आयन से कंसेप्ट के अंदर आएगा। वो चार्ज कैसे आएगा, तो अगर आप O3 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि वो O3 तो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो O3 मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन के लिए बना है और ओजोन O3 के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर आप O3 को ब्रेक करेंगे तो वो एक O2 का मॉलिक्यूल और एक O बन जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन का एटम। O2 मतलब कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और O मतलब ऑक्सीजन का एटम। फॉस्फोरस हो गया P4 और सल्फर हो गया हमारा S8। सल्फर का सिर्फ फॉर्मूला S होता है, लेकिन S8 वो 8 एटम मिलकर बनाएगा। तो एटॉमिसिटी ओजोन लेयर की होगी 3, फॉस्फोरस की हो गई 4 और सल्फर की होगी 8। एक और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, ऑक्सीजन की आप मुझे बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, O2, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और कितनी होगी इसकी एटॉमिसिटी, यस 2। तो 3 एटम्स यानी कि 3 एटम मिलके बने ओजोन लेयर के अंदर, तो 3 उसकी एटॉमिसिटी हो गई। 4 हैं तो 4 तो उसकी एटॉमिसिटी हो गई। 8 हैं तो 8 उसकी एटॉमिसिटी, और 2 एटम्स मिलके बने हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन है उतनी उनकी एटॉमिसिटी। वो छोटा सा कंसेप्ट है। इसके अंदर जो 2 वाले हैं, जो 2 हैं, उनको कहते हैं मोनोएटॉमिक, सॉरी मोनोएटॉमिक मेरे गलती से निकलेगा, बोलते हैं डायएटॉमिक। और ये होते हैं ट्राइएटॉमिक। उसके बाद जो 4 से लेके ऑनवर्ड जितना मर्जी जाए उनको कहते हैं हम
पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब 4 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए कुछ बनेगा वो होता है पॉलीएटॉमिक। तो डायएटॉमिक आ गया, ट्राइएटॉमिक भी आ गया, पॉलीएटॉमिक भी आ गए, अब बचा मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक जो होते हैं, हमने कहा कि जो कोई भी एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता एक्सेप्ट नोबल गैस, तो यहाँ पे नोबल गैस ही आएंगी। मोनोएटॉमिक मतलब कि जो एक एटम के साथ एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं हमारी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है वो नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब कंप्लीट। जो नोबल गैसेस के अलावा मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स या जो भी है एलिमेंट्स हैं हमारे पास टेबल में, तो जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब इनकम्प्लीट है, उनको कोई ना कोई कमी है, इसकी वजह से वो कंबाइन होते हैं। मेटल्स किसी नॉन मेटल से कंबाइन हो जाता है, नॉन मेटल किसी इसके साथ, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन जो नोबल गैसेस है हमारे पास वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो किसी चीज कमी नहीं है, उनको ना किसी से लेना ना किसी से देना, वो फ्री है। तो वो हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है इनको ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ना ये मॉलिक्यूल बनाती हैं, ये सिर्फ सिंपल एटॉमिक उसमें रहती हैं। तो इनको किसी से मतलब नहीं है, ये अपना मस्ती में चलती हैं, इनको ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना, ना ये अपना कोई फार्मूला बनाती है किसी के साथ भी, वो कंबाइन होती है किसी और के साथ में। तो अगला आता है हमारे पास आयंस। कि आयंस क्या चीज़ है, हमने अभी पढ़ा कि जो एटम है वो या तो मॉलिक्यूल बनाता है या आयन बनाता है, तो मॉलिक्यूल तो हम समझ ही लिया है। अब आता है आयन, कि आयन क्या है। तो जो कंपाउंड्स, हमने जैसे की बात करी मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल के बने होते हैं या नॉन मेटल के बने होते हैं, कंटेन्स चार्ज्ड स्पीशीज। ओके, तो जो कंपाउंड्स कंपोज होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, उनको वो कंटेन करते हैं चार्ज स्पीशीज। चार्ज मतलब जो जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उन स्पीशीज को बोलते हैं हम आयंस। आयंस दो तरीके के होते हैं, क्योंकि देखिए चार्ज दो तरीके के होते हैं, इसलिए आयन भी दो तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो मेटल्स या नॉन मेटल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं एनायंस। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमेशा मेटल्स होते हैं ना, अल्कली मेटल्स या हमारे अर्थ मेटल्स, वो हमेशा कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स कैरी ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। जो नॉन मेटल होते हैं वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। मेटल्स के अंदर आता है हमारा सोडियम Na, पोटेशियम K, और नॉन मेटल के अंदर आता है हमारा क्लोरीन या फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारे आते हैं। ये आते हैं, मेटल्स होते हैं हमारे एंड सोडियम, पोटेशियम, और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, यानी कि कैटायन बनेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा एनायन बनते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं, वो आएगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जो कि हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर बताएंगे। बस एक आपको एग्जांपल देता हूँ साथ में कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म्स NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका नमक। Na का एक पॉजिटिव, Cl का एक नेगेटिव, जब मिलते हैं तो वो बन जाता है न्यूट्रल, और वो एक बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना देते हैं NaCl। तो अब आता है हमारा कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले कैसे लिखते हैं। तो केमिकल फार्मूले लिखने के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। तो राइटिंग केमिकल फार्मूले, तो अब हमें लिखना है केमिकल फार्मूला। तो उसके लिए अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कैसे लिखेंगे। तो केमिकल फार्मूला लिखने के हमारे पास कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को फॉलो करके, हम रूल्स को फॉलो करके ये हम कर सकते हैं। उस सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो केमिकल फार्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। तो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स।
मतलब कि एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे कंबाइन हुए हुए हैं एक केमिकल को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो एलिमेंट्स आते हैं, हम उनको मिला के कॉम्बिनेशन में बना के कुछ कंपाउंड बना देते हैं, कुछ फॉर्मूला देते हैं, तो वो होता है। तो बेसिकली केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें एक दो चीज़ आनी चाहिए। पहला है सिंबल्स हमें याद होने चाहिए, और दूसरा है सेकेंड थिंग इज वैलेंसी या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो केमिकल फार्मूला के लिए पहले हमें सारे एलिमेंट्स, सारे तो नहीं, फिलहाल 1 to 20 जो आपके अभी कमाएंगे वो होंगे 1 to 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होने चाहिए। इसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी रुकिए। और एक होती है वैलेंसी हमें आनी चाहिए। तो वैलेंसी जो है वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी बेसिकली कुछ नहीं है कि मतलब कि एक एलिमेंट या एक एटम है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होने के लिए कितना सक्षम है, या मतलब कैसे कंबाइन होगा, वो होती है एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। हमारे पास एलिमेंट्स जैसे कि हम 1 to 10 में जाते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, एटसेट्रा। ये जो सारे नाम हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। बताता हूँ आपको। आता है हाइड्रोजन, हीलियम, हमें तो देखिए याद पड़ चुकी है, हम लिखते हैं सिर्फ सिंबल हैं, लिथियम, बेरियम, ब्रोन, तो ये आते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे टिल 20 तक जाते हैं। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल ऐसे ही आपको सारे नाम याद करने हैं 1 to 20 तक, ये सारे एलिमेंट्स के। तो यदि आप इन सब के नाम याद कर लेंगे तभी हम जो है चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है उसके अंदर हम एलिमेंट्स को पढ़ पाएंगे। ये आपको सिर्फ नाम अभी एक तरह से क्रैम करने हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको रीजन आएगा कि ये ऐसे ही अरेंज क्यों है, इसी ऑर्डर में अरेंज याद करेंगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि इसका रीजन आपको अगले चैप्टर में चलेगा पता। तो इसी फॉर्मेट में याद कीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे इसी फॉर्म में याद कीजिएगा। तो अगला सवाल हम करते हैं अब कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी की डिफाइन, वीडियो पॉज करके आप उन सबको एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और बाद में याद कीजिएगा। तो वैलेंसी है द कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी और पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी का काम क्या है, वर्क वैलेंसी का क्या है? वैलेंसी is used to find out how one atom combines with other atom। वैलेंसी कुछ नहीं है, बस बेसिकली बताती है कि हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए दूसरे से जोड़ने के लिए। तो इसके लिए हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, एक ऑक्टोपस और एक ह्यूमन का। ऑक्टोपस और एक है ह्यूमन। ऑक्टोपस के पास है 8 हैंड्स और ह्यूमन के पास है 2। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस एक ऑक्टोपस को, इसका सिंबल, ऑक्टोपस का हम सिंबल मान लेते हैं कि O है, ह्यूमन का H है। तो हमें कितने ह्यूमंस चाहिए ताकि हम ऑक्टोपस के 8 हैंड्स को यूज करेंगे, कि ऑक्टोपस के 8 हैंड्स हैं और ह्यूमन के 2। तो अगर ऑक्टोपस अपने 2 हाथों का यूज करके एक ह्यूमन के 2 हाथ पकड़ लेगा तो ऑक्टोपस के कितने हाथ बचे? 6। फिर एक और चाहिए तो एक और ह्यूमन आएगा, उसके हो गए हाथ 2। टोटल कितने ह्यूमन हो गए? 2। फिर एक और चाहिए 4 और 2, तो टोटल हमें ह्यूमन चाहिए 4 और ऑक्टोपस 1। तो जो हमें टोटल जो फॉर्मूला बन जाएगा, इससे आप ये कह लीजिए कि 0 मतलब OH4। तो जो 4 है, दो नंबर ऑफ ह्यूमंस है, 4 इज द नंबर ऑफ ह्यूमंस। तो O एंड H, तो ये हम करेंगे कि अपना 4 और 1, मतलब कि ऑक्टोपस को 4 ह्यूमंस चाहिए ताकि वो अपने पूरे हैंड्स यूज कर सके, और ह्यूमन को कितने चाहिए? 1। तो वैसे हम इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास OH4। एक ऑक्टोपस के लिए हमें चाहिए 4 ह्यूमंस ताकि वो अपने पूरे बॉन्ड, मतलब ये तो एग्जांपल है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं ऑक्टोपस वगैरह, बस ये तो एक एग्जांपल है कि OH4 बन जाएगा उससे हमारा। तो अब जो हम वो पढ़ेंगे रूल्स, कि वो रूल्स क्या है कि जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि एक फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहला रूल है कि द वैलेंसी या चार्ज एग्जिस्ट करेंगे आयंस में, ठीक है।
द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्टोपस के पास अगर हम एक ह्यूमन लाते तो 6 हैंड्स एक्स्ट्रा बचते, तो वो बैलेंस नहीं होता। बैलेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 6 होते और यहाँ पे 0 हो जाता। लेकिन हमें और एक्स लाने पड़े, हमें ह्यूमंस और एक्स्ट्रा लेके आने पड़े ताकि हम इसके 6 हैंड्स को बैलेंस कर सकें। मतलब कि हमें एच जो है वो 4 यूज करने पड़े फॉर 1 ओ। उसी तरीके से जैसे ही पहला रूल भी एक चीज कहता है कि द वैलेंसी या चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। चार्जेस जो नंबर ऑफ वैलेंसी थी वो बैलेंस हुई तभी OH4 बना, क्योंकि 4 ह्यूमन और 1 ऑक्टोपस। ओके, दूसरा जो हमारा रूल है वो कहता है कि इफ द कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो पहले तो आप लिखेंगे नेम एंड सिंबल रिटन फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि इफ द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो नेम एंड सिंबल रिटन फर्स्ट ऑफ मेटल। जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो उस केस में जो कंपाउंड का नाम है उसके अंदर पहले नाम जो है वो आएगा मेटल का। जैसे कि NaCl है, इसमें जो N है वो मेटल है और Cl है वो नॉन मेटल है। तो NaCl के अंदर Na का नाम जो कि मेटल है वो पहले आया और जो Cl यानी कि नॉन मेटल है वो बाद में आएगा। या फिर आप मान लीजिए FeS, Fe इज आयरन एंड सल्फर, सल्फर इज नॉन मेटल, Fe इज आयरन, इसके अंदर भी मेटल का नाम पहले आएगा उसका बाद में। एक और CuO, कॉपर ऑक्साइड, यह है आयरन सल्फाइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर कॉपर मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो कॉपर का नाम पहले आएगा या सिंबल। नॉन मेटल्स जो है हमारे पास वो ऑक्सीजन, क्लोरीन या सल्फर आर नॉन मेटल्स। दूसरा रूल तो ये होगा कि जो मेटल का नाम है वो पहले आएगा। तीसरा रूल, थर्ड रूल ये है कि इफ कंपाउंड विद पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस मतलब कि मोर देन 1 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, द नंबर ऑफ आयंस present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion, closing the formula of ion। तो इसके अंदर कुछ नहीं है कि जो फॉर्मूला ऑफ आयन है उसको हम सिर्फ ब्रैकेट में डाल देंगे। और जैसे कि जो ये है ना, ये वाला फार्मूला, ये थर्ड जो रूल है, ये सिर्फ आप क्रैम करिए अभी, क्योंकि इस रूल का अभी मेरे हिसाब से तो कोई यूज़ नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो अगले चैप्टर के अंदर है हम उसके अंदर जो मेन हम फार्मूला वगैरह बनाएंगे, तो इसके अंदर तो मेरे को लगता नहीं इसका यूज़ है। बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि जब जो Mg है ना हमारा, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके ऊपर चार्ज होता है +4, ठीक है, और हमारा जो OH होता है, OH के ऊपर होता है एक नेगेटिव चार्ज, 1 माइनस या फिर -1 या 1 माइनस कह लीजिए। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि इसके पास 4 पॉजिटिव है तो हमें जो है टोटल वो 4 OH नेगेटिव चाहिए होंगे इसको कंबाइन करने के लिए। तो हम इसके साथ कंबाइन करेंगे और इसके साथ बनाएंगे हम MgOH होल 4 बनाएंगे। वैसे तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता दूं कि OH के साथ ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये OH4 बन जाएगा, क्योंकि जो रियलिटी के अंदर चार्ज होता है वो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया, उसके साथ बना देगा ये ऐसे। कुछ इसका मतलब लिंक नहीं है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इसको हम बोलते हैं, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया कि इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं होल ट्वाइस। मोस्टली इसके बाद ऐसे 2 ही आता है, होल ट्वाइस OH2, और जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो भी यही है, Mg+2 OH नेगेटिव 1 होता है, तो MgOH होल ट्वाइस बोलते हैं। बट क्योंकि हमने ऑक्टोपस वाला एग्जांपल किया है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 4+4 का एग्जांपल दिया है कि हमें 4 हाथ यानी कि 4 ह्यूमंस चाहिए, एक और उसके लिए ऑक्टोपस के लिए। तो इस फॉर्मूला का कुछ नहीं है, सिर्फ ये होता है कि उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें 2 OH और लगे, क्योंकि 2 OH हमें और लगे तो हमें तो सिर्फ OH को दिखाना है कि हमें एक्स्ट्रा 2 लगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। सब्सक्रिप्ट से यहाँ पे हमने 4 लगाया था,
लेकिन क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला है इसमें क्योंकि ये 2 एटम है, इसके अंदर ऑलरेडी ये 2 एटम है, ये तीसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको दिखाया कि जो सिर्फ OH है वो 2 बार आया है, मैग्नीशियम एक ही बार ही आया है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स जो सम हम फार्मूला बनाएंगे, जैसे कुछ फार्मूलाज। तो सम फॉर्मूलाज, पहला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नाम काफ़ी हाई फाई सा लग रहा है बट कुछ नहीं है, आसान ही है। सिंबल, कार्बन का सिंबल C, क्लोरीन का होता है Cl। कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी हम उनमें यूज करते हैं जब हम कोई सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड यूज कर रहे हो और नॉन मेटल साथ में, उस केस में हम वैलेंसी यूज करते हैं। मेटल के केस में हम आयन या चार्ज यूज करते हैं, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। तो कार्बन की वैलेंसी है 4, Cl की है 1, तो ये हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा CCl4। इसका मतलब देखिए, क्योंकि एक कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 Cl चाहिए, तो ये अपना फार्मूला बन गया CCl4। कार्बन की वैलेंसी 4, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास CCl4। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड एक और हम लेंगे। मैग्नीशियम हमारा मेटल है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंबल जो है वो आएगा मैग्नीशियम का Mg और Cl। मैग्नीशियम के ऊपर जो हमारे चार्ज है, चार्ज आएगा +2 और Cl के ऊपर आएगा -1 कह लीजिए, या फिर आप इसको 1 माइनस कह लीजिए, एक ही बात है, अपनी सहूलियत की बात है। बस -1 इसलिए कहते हैं कि बच्चे जो है वो माइनस लेके जाके उधर माइनस कर देते हैं, -MgCl कर देते हैं, -MgCl2 ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए जो माइनस है आप उसको पीछे रखिए ताकि आप माइनस को ना लेके जाएं। चार्जेस मैग्नीशियम के ऊपर +2, Cl के ऊपर -1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो चार्ज दिखा रहा है, तो Mg के उधर जाएगा MgCl2, ये बन गया फॉर्मूला। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अभी चार्जेस, अगर मेटल है तो चार्जेस, और अगर वो सेमीकंडक्टर है तो वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। इसका रीजन भी है, वो अगले हम चैप्टर में समझेंगे। तो वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो बस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि अगर कोई भी मैं नई वीडियो डालता हूँ उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो तब तक के लिए सी या। सो दैट्स आर ऑन दिस वीडियो। आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं एक बार उनको दोबारा जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो के अंदर हम मोल कंसेप्ट, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है और जिसके अंदर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो करने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।